हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे हम बात करेंगे पॉलिटी के क्विक रिवीजन के बारे में। ठीक है, क्विक रिवीजन होगा पॉलिटी का और ये वीडियो नंबर 5 है। इम्पॉर्टेंट है हमारे HP टैट के लिए, HP टैट आर्ट्स के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। साथ में और एग्ज़ाम जैसे कि HP पुलिस हो गया उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, पटवारी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, HP कंडक्टर के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। और जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे HPPSC द्वारा उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। बात करें SSC की, SSC में CGL, CHSL, MTS हर एक एग्ज़ाम के लिए ये ज़रूरी रहेंगे, महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि DPSPs के बारे में। अब ये DPSPs क्या है? ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं जो राज्य को चलाने के लिए राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, और इनमें इम्पॉर्टेंट बात है कि ये पार्ट नंबर 4 में आते हैं, भाग नंबर 4 में आते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ से लिए गए हैं, कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो बात ध्यान में रखनी है, आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। और एक और बात इनके लिए इम्पॉर्टेंट कि इनसे संबंधित हम किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, यानी कि यह नॉन जस्टिफाइबल होते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अब आगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल नंबर 36 to 51, 36 से लेके 51 तक ये आते हैं। तो आइए देखते हैं इम्पॉर्टेंट। देखिए आर्टिकल नंबर 38 यानी कि आर्टिकल 38 क्या बोलता है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू सिटीजन्स। तो सिटीजन को, नागरिकों को क्या मुहैया कराना है हमने? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। तो ये स्टेट का काम होता है कि उनके हर एक नागरिक को सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले और राजनीतिक न्याय मिले। ठीक है, और इससे क्या होगा? जो राज्य है उसकी डेवलपमेंट होगी, यानी कि राज्य के लोक निर्माण का कार्य होगा। ठीक, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, समान कार्यों के लिए समान वेतन। समान न्याय, सभी के लिए बराबर का न्याय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को कम न्याय मिले, किसी को ज़्यादा न्याय मिले। साथ में ही निशुल्क विधिक सहायता, यानी कि सभी को एक समान कानूनी या कानून की सहायता मिलनी चाहिए। वही बात आ गई कि कानून के सामने सभी बराबर होने चाहिए। उसके बाद है समान कार्यों के लिए समान वेतन, इनकी सैलरी सेम वर्क के लिए सेम सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है, इक्वलिटी इन जस्टिस, फ्री लीगल एड एंड इक्वल बेसिस फॉर इक्वल वर्क। आर्टिकल नंबर 39 बोलता है, 39A बोलता है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह पंचायत से संबंधित है, पंचायत। ठीक है, आर्टिकल 40 में क्या आता है? पंचायत, ग्राम पंचायत। और बात ध्यान में रखनी है कि ये महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग है, महात्मा गांधी के विचारों के अकॉर्डिंग ये DPSP है, आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायत। ओके, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। आगे है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42, ह्यूमन कंडीशन ऑफ बर्थ एंड मैटरनिटी रिलीफ। अब ये क्या हो गया? बोला कि ह्यूमन कंडीशंस, हर किसी को ऐसी कंडीशंस, ऐसी दशाएं प्राप्त करवानी है जिससे कि वो अपनी रोजी रोटी जो है वो कमा सके। ठीक है, और साथ में मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बात करी गई है। तो ये है कि जैसे हमारी लेडीज़ होती हैं, गर्भवती हो जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी उनको क्या है? छुट्टियाँ मिलनी चाहिए, मैटरनिटी रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक, यही बात बोली गई है। काम की न्याय संगत और मनोवचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, आर्टिकल नंबर 42। नेक्स्ट बात करते हैं 43। आर्टिकल 43, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, मजदूरी एवं कुटीर योग प्रोत्साहन। तो क्या है? ऐसा काम मुहैया कराना है जिससे कि लोगों की रोजी रोटी चल सके। बिल्कुल सही बात है। और जो लोग मजदूरी करते हैं उनको प्रोत्साहन देना है। साथ में ही कुटीर यानी कि जो छोटे उद्योग हैं उनको भी प्रोत्साहित करना है। ठीक, सही बात है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं
आगे है हमारे पास आर्टिकल 44, ये भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में यह पूछा गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सभी के लिए समान संहिता होनी चाहिए, सभी के लिए समान संहिता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 बोलता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो जो बच्चों को प्राथमिक शिक्षा वो मिलनी चाहिए और प्राथमिक देखभाल चाइल्डहुड केयर जो वो भी मिलनी चाहिए। ठीक है, ये एक स्टेट का काम है उसके नागरिकों के प्रति। आगे देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 48। ठीक है, आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और पशुपालन का संगठन। तो हर किसी को क्या है, कृषि के लिए प्रोत्साहन करना है, पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करना है, उनका एक संगठन बनाना है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी गौशालाएं जो वो खोली जाती हैं जहाँ पे गायों को रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 48A, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 48A कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, हमने पर्यावरण का संरक्षण करना है और वन्य जीवों का रक्षण भी करना है। तो इसके लिए भी सरकार को क्या है, पॉलिसीज बनानी चाहिए या उन क्षेत्रों का ध्यान रखना चाहिए जहाँ पे बहुत सारी जैव विविधता है, उनका संरक्षण करना चाहिए और वनों का संरक्षण भी करना चाहिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, हमें रक्षा करनी चाहिए, संरक्षण करना चाहिए किसका, जैसे कि हमारे नेशनल राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान हैं और वस्तुएं हैं उनका। ठीक, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण, जैसे कि हम ताजमहल की बात करें तो उसका संरक्षण हमें करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए स्मारक। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, यानी कि कार्यपालिका अपना काम अलग से करेगी, न्यायपालिका अलग से करेगी, दोनों पर किसी एक दूसरे का दबाव नहीं होना चाहिए। यही मतलब हुआ इसका कि जुडिशरी को सेपरेट किया गया है एग्जीक्यूटिव से। ठीक, नेक्स्ट है आर्टिकल 51, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ऐसे काम करने हैं जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे और सुरक्षा बनी रहे। आर्टिकल नंबर 51। उसके बाद इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है पार्ट नंबर 4A। पार्ट नंबर 4A तो ये बाद में जोड़ा गया था, पहले संविधान में नहीं था। पार्ट 4A, और ये किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य। अब ये लिए कहाँ से गए हैं, रूस से लिए गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए हैं। इसमें आर्टिकल नंबर 51A आता है, 51A 51A। ठीक है, यहाँ पे 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करी गई है। ठीक, और ये जो मौलिक कर्तव्य थे ये जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर, यानी कि सिफारिशों पर इनको जोड़ा गया था संविधान में। ठीक है, तो देखो कब जोड़ा गया था, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है 1976 में हुआ था, उसके द्वारा ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको संविधान में जोड़ा गया था। तो जब इनको जोड़ा गया था 1976 में, तब यह केवल 10 ही थे, लेकिन बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, और वो क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है वो मुहैया करानी चाहिए। 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, तो ये कब जोड़ा गया, ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य। कौन सा, 11 नंबर मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ से ये बात ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन जाता है मौलिक कर्तव्य से। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 52 से शुरू हो जाता है। आर्टिकल, अगर हम भाग की बात करें तो ये भाग नंबर 5 होगा, भाग नंबर 5, और इसमें जो है संघ के बारे में बात की जाती है। ठीक है, संघ सरकार के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में।
राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 52 क्या बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए और राष्ट्रपति क्या होगा, संवैधानिक प्रधान होगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो भारत का प्रधान होगा, हेड होगा, और यह भारत का प्रथम नागरिक होगा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे है आर्टिकल 54, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के बारे में बात करता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, कौन कौन लोग इसमें भाग लेंगे। तो इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके इलेक्शन में, किसके, राष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्यों की विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो ये होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है। तो देखो, लोकसभा हो गई, ठीक है, राज्यसभा हो गई और विधानसभा मेंबर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 बोलता है सिंगल ट्रांजिटिव सिस्टम। तो जो हमारा राष्ट्रपति है उसको चुनने के लिए कौन सी प्रणाली यूज की जाती है, सिंगल ट्रांजिटिव सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। आगे है आर्टिकल 56। तो ये टेन्योर यानी कि कार्यकाल के बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रपति कितने टाइम के लिए चुना जाएगा, ठीक है, कितनी समय अवधि होगी, तो वो होती है 5 साल। ठीक, आगे है आर्टिकल 61, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 किसके बारे में बात करता है, प्रेसिडेंट को हटाने के बारे में। प्रेसिडेंट को हटाना है, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट, यानी कि महाभियोग। ठीक है, आर्टिकल नंबर 61 इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां मिलती हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां देखो, ऑल द एग्जीक्यूटिव वर्क डन बाय हिज नेम, सभी के सभी कार्य जो हैं वो उसके नाम पे किए जाते हैं। इनकी हर एक कार्य में उसके हस्ताक्षर होना जरूरी है। ऑल द एग्जीक्यूटिव वर्क डन बाय हिज नेम, उसके नाम से सभी कार्यपालिका कार्य किए जाते हैं। ठीक, उसके बाद है ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ये हमने बात कर ली। फॉर्मल एंड नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया, ये बातें इंपॉर्टेंट है कि वह भारत सरकार का औपचारिक यानी कि फॉर्मल, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक और नॉमिनल मतलब कि नाम मात्र प्रधान होता है। वो भारत सरकार का औपचारिक, संवैधानिक और नाम मात्र प्रधान होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां। तो राष्ट्रपति कौन कौन सी नियुक्तियां करता है, ये मुख्य नियुक्तियों के बारे में बात कर गई है, और भी नियुक्तियां होती हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम वो करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का महान्यायवादी, इसके बारे में भी देखेंगे। कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त। और साथ में एक और बात ध्यान में रखनी है कि जितने भी चुनाव आयोग में सदस्य होते हैं, चुनाव आयोग के सदस्य, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, आगे है हेड एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। जो यूपीएससी का हेड होता है, चेयरमैन होता है, उसकी नियुक्ति भी करता है राष्ट्रपति, और यूपीएससी के मेंबर्स भी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। उसके बाद है गवर्नर ऑफ स्टेट, तो किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। फाइनेंस कमीशन, हेड एंड मेंबर, वही बात आ गई, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी हमारा राष्ट्रपति करता है। एक और बात आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है कि ये किसकी नियुक्ति करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। साथ में बात करनी है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड जजेस, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आगे बात करते हैं इसके पास और कौन सी शक्ति है, तो शक्ति है डिमोलिशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा का क्या करना है, भंग करनी है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, फिर उसके बाद है टू कॉल जॉइंट सेशन, और ये आर्टिकल नंबर 108 में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 108। जॉइंट सेशन यानी कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति भी किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है।
ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात आ जाती है कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, तो बुलाता हमारे पास राष्ट्रपति है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक। उसके बाद बात करते हैं नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है कौन, राष्ट्रपति, जो कि लिटरेचर, साहित्य, आर्ट, कला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सोशल वर्क से संबंधित होते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो कि कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवाओं से संबंधित होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात कि कोई भी मनी बिल है उसको पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। तो ये भी इसकी पावर है कि प्रायर ऑथराइजेशन टू मनी बिल, धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, ठीक। आगे बात करते हैं विधेयक संबंधित शक्तियां, जो हम बोलते हैं बीटो पावर्स। क्या बोलते हैं, बीटो पावर्स। तो 3 प्रकार की बीटो पावर्स राष्ट्रपति के पास होती हैं, आइए देखते हैं इनको। देखिए, पूर्ण बीटो, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट बीटो, विधेयक पर अपनी राय रोक सकता है। तो कोई भी विधेयक है राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए आया है तो वो उस पर साइन नहीं कर सकता है, उसको रोक सकता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट निलंबित बिट्टू, यानी कि सस्पेंसरी बिट्टू। इसमें क्या होता है कि विधेयक को संसद में लौटा सकता है। राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है, अगर राष्ट्रपति को लग रहा है कि इस विधेयक में कुछ बात ठीक नहीं है तो वो फिर से संसद को वो बिल जो दे देगा कि इस पे आप फिर से चर्चा करिए या इस पर फिर से ध्यान दीजिए। इसको बोलेंगे निलंबित बिट्टू, यानी कि उस विधेयक में थोड़ी सी देरी करना। आगे है हमारे पास जेबी बिट्टू। जेबी बिट्टू विधायक को जेब में रख सकता है, इसको बोलते हैं पॉकेट बिट्टू। तो कोई भी विधेयक है उसको वो अपनी जेब में रख सकता है, मैं साइन नहीं करूंगा या करूंगा भी नहीं भी करूंगा, अपनी जेब में रख दिया, इसको बोलती है जेबी बिट्टू। आगे है उसके बाद पावर ऑफ ऑर्डिनेंस। पावर ऑफ ऑर्डिनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आर्टिकल नंबर 123 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के पास ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश की शक्ति होती है। जब लोकसभा में कोई भी सत्र नहीं होता है तो राष्ट्रपति अपने अध्यादेश पावर का यूज करके कोई भी बिल जो है वो बना सकता है, कोई भी अधिनियम बना सकता है। लेकिन शर्त यह है कि उस बिल को 6 महीने के अंदर अंदर या फिर 1 महीने के अंदर अंदर संसद में होना चाहिए, संसद में पेश किया जाना चाहिए और 6 महीने के अंदर अंदर उसको संसद द्वारा पास किया जाना चाहिए। तो यही बात है, लोकसभा के सत्र नहीं होने पर अध्यादेश पारित कर सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट आर्टिकल 72, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, आर्टिकल 72 पार्डन पावर यानी कि क्षमादान शक्ति। तो राष्ट्रपति जो है वो किसी भी सजा की माफ़ी दे सकता है, चाहे वो फांसी ही क्यों ना हो, फांसी को भी माफ़ कर सकता है। और कोर्ट मार्शल जो कि मिलिट्री से संबंधित है, कोर्ट मार्शल उसको भी वह क्या कर सकता है, रोक सकता है, ठीक है। उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ये हमने पहले भी बात कर ली कि अपॉइंटमेंट करता है चीफ जस्टिस की और अन्य जजों की जो कि सुप्रीम कोर्ट के हैं या हाई कोर्ट के हैं, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश, उत्तम एवं उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी पावर्स देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी इमरजेंसी पावर होती हैं। तो देखो 3 इमरजेंसी शक्तियां हैं उसके पास। आर्टिकल नंबर 52 में आती है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 356 में आती है प्रेसिडेंट रूल और 360 में आता है हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, वो कब लगता है, जब राष्ट्र की आंतरिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं रहती है या फिर हमला हो जाता है भारत पर, ठीक है। तो ध्यान में बात रखनी है कि ये अब तक 3 बार ही लगी है। कब एक 1962 में लगी थी चाइना और
इंडिया का जब युद्ध हुआ था 1971 में लगी, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और एक लगी थी 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और यहाँ पर देश की आंतरिक स्थिति जो थी वो ठीक नहीं थी। ठीक है, उसके बाद है प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। तो ये कहाँ पे लगाया जाता है? ये किसी स्टेट में लगाया जाता है। अगर स्टेट की स्थिति ठीक नहीं है, आंतरिक स्थिति ठीक नहीं है, तब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगता है और यह गवर्नर की सलाह पर लगाया जाता है, गवर्नर की सलाह पर। ठीक है, आगे बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की, वित्तीय आपातकाल। तो ये भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगी है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसी आपातकालीन इमरजेंसी की बात बताओ जो एक बार भी नहीं लगी हो। ठीक है, तो ये है वित्तीय आपातकाल। आगे है आर्टिकल नंबर 143। आर्टिकल नंबर 143 आर्टिकल क्या बोलता है? तो यह बोलता है कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। तो कोई भी मामला हो, अगर राष्ट्रपति को कोई सलाह की ज़रूरत है तो वो सलाह लेगा सुप्रीम कोर्ट से, एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। किसी भी मामले में उच्चतम न्यायालय की सलाह ले सकता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं आर्टिकल 76। आर्टिकल नंबर 76 रिलेटेड है किससे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल नंबर 76। ठीक है, और ये न्यायवादी कौन होता है? तो ये लीगल एडवोकेट होता है भारत सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। यानी कि जितने भी केस होंगे भारत सरकार की तरफ से वो कौन लड़ेगा? भारत का महान्यायवादी लड़ेगा। ठीक है, भारत सरकार का वकील होता है, लीगल एडवोकेट, भारत सरकार का वकील। आगे है नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। तो ये होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का पदेन सभापति। इंपॉर्टेंट है पदेन सभापति। ठीक है, तो जब इसको उपराष्ट्रपति बना दिया जाता है, इसका चुनाव कहाँ से होता है? ये होता है राज्यसभा से। तो जब इसको उपराष्ट्रपति बना दिया जाता है तब इसको अपना पद जो है, अपनी सदस्यता राज्यसभा की, उसको त्यागना पड़ता है, वहाँ से इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है, वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है। तो देखो, एक्ट एज, किस तरह से? एक्ट एज प्रेसिडेंट ड्यूरिंग कॉजल वैकेंसी, रिमूवल, डेथ और इम्पीचमेंट व्हेन प्रेसिडेंट पोस्ट इज वेकेंट। अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो वह राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है कार्यवाहक के रूप में। कार्यवाहक कि जब तक राष्ट्रपति नहीं है तब तक कार्य कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। तो ये कार्यवाहक के रूप में काम करता है राष्ट्रपति की जगह। आगे है कंडीशंस फॉर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। चुनाव के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए? तो देखो, भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है जी, 35 वर्ष हो गए। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए पात्र होना चाहिए। ठीक है, और किसी लाभकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, किसी लाभकारी पद पर आसीन ना हो। यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ना हो। ठीक है, ठीक। उसके बाद है दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब हो गया कि उसके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद बात करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज की। इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचन मंडल। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, कौन कौन सदस्य इसमें भाग लेंगे, उसके बारे में। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे भाई? ये तो डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली थे। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। यहाँ पे हमने बात कर ली राष्ट्रपति के बारे में और उपराष्ट्रपति के बारे में, और जितनी भी बातें हमने की ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखा जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो जो है वो पसंद आ रही होगी।
शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये वीडियो हर एक दोस्त के पास, हर एक लर्नर के पास पहुंच सके। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत।